गुड इवनिंग क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारा इस्लाम का उदय और विस्तार, जो हमारा अनुभाग 2 है। इसमें हम अर्थव्यवस्था, कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य पढ़ रहे थे। अब तक हमने देखा कि जो मुस्लिम जो समाज था, इस्लाम जो समाज था, वो अपने राज्यों में धीरे धीरे कृषि का विस्तार कर रहा था और कृषि में नई नई फसलों को उगा रहा था। साथ में बड़े बड़े जो शहर थे उनकी भी विस्तार हो रहा था और शहरीकरण के कारण व्यापार का भी विस्तार होने लगा था। इतना हमने पढ़ लिया था। और जो शहर में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की दुकानें थी और अलग अलग प्रकार के व्यवसाय चल रहे थे, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम उसी में आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से राजनीतिक एकीकरण और खाद्य पदार्थों का विलास वस्तुओं को शहरी जो मांग है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा था, धीरे धीरे शहर का दायरा बढ़ने लगा था। और जो हम अगर मुस्लिम साम्राज्य की बात करें तो हिंद महासागर से लेकर के भूमध्य सागर के बीच इनका व्यापार फैल रहा था। 5 शताब्दियों तक अरब ईरानी व्यापारियों का चीन और भारत और यूरोप, ये 3 देश थे, इन तीनों के साथ ये लोग समुद्री व्यापार में एक तरह से एकाधिकार हो गया था इनका। क्योंकि ये जो अरब और ईरानी जो राज्य थे ये सारे मुस्लिम से भरे हुए थे। मुस्लिम कह सकते हैं या इस्लाम कह सकते हैं, ये तीनों ही समुद्र पर अपना एकाधिकार कर रहे थे और चीन और भारत से समुद्री व्यापार भी कर रहे थे। और यह जो समुद्री व्यापार था वो 2 रास्तों से हो रहा था। एक था लाल सागर से, दूसरा था फारस की खाड़ी से। और जब लंबी दूरी का व्यापार किया जाता था तो उस समय उसमें उच्च मूल्य वाली जो वस्तुएं थी वो ले जाई जाती थी। मसाले, कपड़े, चीनी मिट्टी के कुछ बर्तन या चीज़ें, वस्तुएं और बारूद। भारत और चीन सागर से, लाल सागर से के जो पत्तन थे यानी मार्ग थे निकट के, उनसे लेकर के फारस की खाड़ी के पत्तन सिराफ, बसरा तक जहाज़ तक ले जाते थे। यानी पहले जो माल था उसको मुख्य रूप से जहाज़ से ले जाया जाता था, बाद में ऊँटों के काफ़िलों से वो बगदाद, दमिश्क, इनके जो भंडार गृह थे यानी जहाँ से आगे माल भेजा जाता था, सप्लाई किया जाता था, वो दुकानें कहलाती थी। उन भंडार गृहों तक भेजने की व्यवस्था की जाती थी। इसके बाद की अगर हम बात करें तो मक्का के रास्ते से गुजरने वाले जो काफ़िले थे वो बड़े बड़े होते थे। और जो हज की यात्रा के समय अगर हिंद महासागर की बात करें तो नौ चालन के मौसम, यानी कि जो मानसून शब्द का ही एक शब्द इन्होंने मौसम शब्द से लिया है, उसके आधार पर ये लोग क्या करते थे, हज की यात्रा करते थे। हिंद महासागर में कैसा मानसून है उसके आधार पर। और ये जो व्यापारिक मार्ग जो इन्होंने बना रखे थे समुद्र में, भूमध्य सागर के सिरे से सिकंदरिया के पत्तन यानी उसका जो किनारा था उसके यूरोप से किए जाने वाले निर्यात को यहूदी व्यापारियों द्वारा संभाला जाता था। और कुछ व्यापार जो था वो भारत से भी सीधा करते थे ये लोग, जैसा कि गैनीजा संग्रह में प्राप्त होता है। ये गैनीजा एक पुस्तक है जो कि एक सीलबंद कमरे में कुछ लिखावट के रूप में लिखी गई है। यहूदी दस्तावेज है ये। इसमें भी बहुत सारा इनके व्यापार के बारे में बताया गया है। और अगर हम ध्यान देखें तो जो नीचे का जो पैराग्राफ है उसमें इसके बारे में बहुत सारा लिखा गया है। 4वीं शताब्दी से व्यापारी जो शक्ति के रूप में केंद्र जो बना वो बना था काहिरा। काहिरा एक क्षेत्र है जो इस्लाम का ही क्षेत्र है। ये उभर कर आया 4वीं शताब्दी में। और इटली के जो व्यापारिक शहर हैं उनमें पूर्वी माल की मांग बढ़ने लगी और लाल सागर के मार्ग को भी ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा, क्योंकि लाल सागर से ही ये पूर्वी जो देश थे उनमें सामान भेजा जाता था। और जो पूर्वी जो स्थान था उसमें ईरानी व्यापारी, मध्य एशिया, चीनी वस्तुएं, जिसमें कागज़ भी शामिल था, कागज़ भी भेजा जाता था। और लाने के लिए, इन कागज़ को लाने के लिए या वस्तुओं को लाने के लिए बगदाद से बुखारा और समरकंद होते हुए रेशम का मार्ग से चीन जाते थे ये लोग और इस प्रकार से व्यापार करते थे। अब बात करें हम कागज़ और गैनीजा और अभिलेख और इतिहास की, तो प्रारंभ में जो था इस्लामी जगत में लिखित रचनाओं का प्रसार करने के लिए कागज़ का आविष्कार जरूरी हो गया था। उस समय केवल चीन से ही कागज़ का निर्यात होता था, वहीं से किया जाता था। बाद में समरकंद में भी कागज़ का निर्यात किया जाने लगा और इस्लामी समाज में भी कागज़ का उपयोग किया जाने लगा। लेकिन उस समय कागज़ का इतना उत्पादन नहीं हो पाता था, इसलिए पेपाइरस का उपयोग किया गया, जो नील घाटी में बहुत सारा पौधों के रूप में उगता था। इससे करते थे लोग व्यापार।
और इसी प्रकार से कागज़ का उपयोग धीरे धीरे इन इस्लामी समाज में बढ़ने लगा और इस्लामी समाज के जो मुख्य दस्तावेज हैं वो हमें इससे प्राप्त होने लगे कागज़ के रूप में। अब बात करें हम, इसमें दूसरा शब्द दिया हुआ आपके गैनीज़ा। ये जो गैनीज़ा है उसके लिए कहा जाता है कि जो कागज़ के उपलब्ध और व्यापार बढ़ने के साथ साथ में यहूदी प्रार्थना भवन का एक सीलबंद कमरा था गैनीज़ा, जिसमें मध्यकाल में यहूदी दस्तावेजों का एक विशाल संग्रह मिला है। यानी कि बहुत सारे ऐसे लेख मिले हैं जो कि कागज़ पे भी लिखे हुए हैं और ये जो लिखावट है वो इसलिए नष्ट नहीं की गई क्योंकि इसमें परमेश्वर यानी ईश्वर का नाम था। बहुत सारी इसमें 2.5 लाख पांडुलिपियाँ के टुकड़े मिले हैं जो 8वीं शताब्दी और मध्यकाल की भी हैं बहुत सारी, और इनके द्वारा पता चलता है कि व्यापारी लोग कैसे व्यापार करते थे, उनके बीच में किस प्रकार से दस्तावेज़ों का इस्तेमाल होता था, कैसे कोई कपड़ों की इनकी सूचियाँ बनाई जाती थी। ये सारी चीज़ें जो है वो गैनीज़ा अभिलेख से प्राप्त होती है। तो ये एक तरह से कागज़ और गैनीज़ा के जो अभिलेख है वो इस्लाम के इतिहास को बताता है। और इसी प्रकार से जो ये व्यापार जो हो रहा था, हम बात कर रहे थे पूर्वी सिरे की। पूर्वी सिरे में ईरानी व्यापारी और मध्य एशियाई चीनी वस्तुएं, कागज़ भी शामिल था उसमें, ये मंगाते थे। बगदाद से बुखारा और समरकंद होते हुए रेशम मार्ग से चीन तक ये पहुंच जाते थे। और तुरान भी जो क्षेत्र था वहाँ भी एक महत्वपूर्ण जो ये व्यापारिक केंद्र बन गया था। और इस प्रकार से व्यापारिक तंत्र के रूप में यूरोपीय वस्तुओं को मुख्यतः फर और स्लाब के व्यापार होते थे, और उत्तर में रूस और स्कैंडिनेविया में भी इस प्रकार से वस्तुओं का लेन देन चलता था। इस समय जो वस्तुओं का लेन देन होता था वो इस्लामी सिक्कों के रूप में होता था, और ये इस्लामी सिक्के में बहुत सारे वोल्गा नदी के आसपास जो बाल्टिक क्षेत्र है वहाँ पर प्राप्त हुए हैं। इन बाज़ारों में तुर्क जो इस्लाम जो गुलाम थे, दास दासियाँ थे, खलीफा और सुल्तान के दरबारों में इनको ख़रीदा भी जाता था इन सिक्कों से। तो ये सारी जो चीज़ें हैं व्यापार करने के लिए गुलाम हुए, सिक्के हुए, किस प्रकार से अदायगी या वस्तुओं का लेन देन किया जाता था, ये सभी चीज़ें हमें इनके इतिहास में हमें प्राप्त होती है। राजकोषीय प्रणाली की बात करें तो बाज़ार में लेन देन से इस्लामी देशों में जो धन था वो उनका महत्व बढ़ रहा था, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, वस्तु खरीदते और उसके बदले में कुछ ना कुछ धन या सिक्के देते थे। तो उस समय सोने, चांदी और तांबे के सिक्के बनाए जाते थे। वस्तुओं की सेवाओं की अदायगी सराफों द्वारा सीलबंद की गई थैलियों में भेजा जाता था। यानी जो बड़े बड़े व्यापारी थे वो अपने सिक्के सीलबंद थैली में यानी कोई सील लगा करके भेजते थे। सोना अफ्रीका से और चांदी मध्य एशिया से आती थी। कीमती धातुएं जो और सिक्के थे वो यूरोप से आते थे। जो पूर्वी व्यापार की वस्तुओं को खरीदने के लिए यूरोप अदा करता था। धन की बढ़ती हुई मांग को अगर हम देखें तो उस समय धन की मांग इसलिए बढ़ रही थी कि क्योंकि वस्तुओं को खरीदना था, बेचना था। तो इसलिए जो बेकार पड़ी हुई संपत्ति थी लोगों उसको बेचने के लिए विवश हो गए थे धन के कारण। और उधार का जो कारोबार था उसमें भी लोग दे रहे थे उधार के लिए, तो व्यापार बढ़ रहा था। मध्यकालीन आर्थिक जीवन, मुस्लिम जीवन जो था इनका वो अच्छा बढ़ रहा था अदायगी और व्यापार के कारण। ऐसे बहुत सारे हमें साख पत्र भी उसमें मिलते हैं। इनकी हुंडियाँ भी मिलती हैं जिसका उपयोग व्यापारियों, साहूकार जो हैं आपस में एक दूसरे से धन लेने के लिए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक धन पहुंचाने के लिए करते थे। और वाणिज्यिक पत्र का उपयोग भी इस समय व्यापार के लिए किया जाता था, जो कि व्यापारी लोग करते थे कि हर स्थान पर कहीं भी दूसरा व्यक्ति जा रहा है तो उसको नगद मुद्रा साथ नहीं ले जानी पड़े, क्योंकि व्यापार जब कर रहे हैं तो उन्हें यात्रा करनी होती है दूसरे स्थान पर जाने के लिए, तो यात्राओं में चोरी का डर होता था। तो इस समय वाणिज्यिक पत्रों का उपयोग ये लोग करते थे। खलीफा का वेतन अदा करने के लिए, कवियों और चारणों को इनाम देने के लिए भी इन साख पत्रों यानी सिक्के का इस्तेमाल किया जाता था। तो लोग ज़्यादा लिख करके और अपनी एक तरह से स्टाम्प बना करके उस समय लेन देन करते थे। और बात करें अगर हम तो जो ये व्यापारी थे उनके पारिवारिक व्यापार स्थापित करना, उनके कार्यों का संचालन करने के लिए गुलामों को काम में लगाना एक तरह से सामान्य रिवाज था। और इस प्रकार से औपचारिक व्यापार प्रबंध भी ये कर रहे थे। निष्क्रिय साझेदारी के लिए वे अपनी पूंजी को कारोबार में लगा करके देश विदेश के साथ में अपने कार्य को बढ़ा रहे थे। लाभ हानि के निर्णय के अनुसार कार्य को बांटा भी गया था और इस्लाम के जो लोग थे वो धन कमाने से नहीं रोक रहे थे, धन कमाने का प्रयास कर रहे थे, बशर्ते कुछ निषेध संबंधित नियमों का पालन भी वो कर रहे थे।
और कहीं कहीं ये भी पता चला है कि ना जो ब्याज की जो लेन देन थी वो गैर कानूनी भी होती थी, चुपचाप सूदखोरी भी की जाती थी, यानी बिना बताए हुए चतुराई तरीके से। ख़ास किस्म के सिक्के अगर किसी को उधार लेने हैं तो एक विशेष प्रकार का कोई सिक्के देने पड़ेंगे उन्हें, और कमीशन के रूप में ये लोग ब्याज भी खा जाते थे। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं हमें बहुत सारी इस्लाम की जो अवशेष या हमारे जो इतिहास के जो कागज़ वगैरह हैं, गनीज़ा है, उसमें प्राप्त हुए हैं। और इसी प्रकार से 1000 रातें जो अलिफ लैला की जो कहानियाँ हैं उसमें मध्यकालीन जो इतिहास है उसके बारे में हमें मालूम चलता है। और इस प्रकार से जो मध्यकाल की जो कहानियाँ हैं अलिफ लैला, इसमें नाविक, गुलामों, इनके बारे में भी पता चलता है कि कैसे व्यापार होता था।